अगरचे ये वीडियोस ई के बारे में थी, लेकिन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को मुतारफ करवाने का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन हुआ ये कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे आगे बढ़ता चला गया। तो मेरा ख्याल ये कि मैं इसी तसलसल को बरकरार रखता हूँ ताकि मैं इन वीडियोस को मैथमेटिक्स के साथ साथ फाइनेंस प्लेलिस्ट का हिस्सा भी बना सकूँ। तो अब मैं अपनी एक्सेल की शीट बाहर निकाल लूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखी हैं, एक से लेकर बहुत बड़ी वैल्यूज़ तक मैंने लिखी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर है, ये जो ई है, इसकी वैल्यू रिफाइन होती चली गई है। और एन पावर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है एक्सेल में, और ये 1 प्लस और ये जो ब्लू जो नंबर है इसके साथ ऐड करके इसको मैंने इस तरीके से ये किया है। और 1 2 4 6 सो इस तरीके से करके मैं पीरियड्स को डबल करता चला गया हूँ और 2.718 तक हमारी जो ई की जो वैल्यू है वो पहुंच रही है। अगर आप गूगल को देखें तो गूगल में भी अगर आप ई लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद गूगल कैलकुलेटर जो है ये ई की वैल्यू निकाल कर देगा 2.71828183। और इसी तरह से और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि कई डेसिमल वैल्यूज तक ई की वैल्यू आपको मालूम करती हैं। और पाई भी है और ई भी है और दूसरे जो नंबर्स हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं जो कि बहुत सारी जगहों पर हमें नज़र आते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये नंबर हमें बार बार बहुत सी इररेलेवेंट चीज़ों में नज़र आते हैं, और जिससे वो देखकर अंदाज़ा होता है कि शायद इन नंबर्स का कोई किसी गहरी सच्चाई से, किसी गहराई वाली हकीकत से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ये उसकी कोई ना कोई निशानदेही करते हैं। बहरहाल ये हमारे मौजू नहीं है इस वीडियो का, लेकिन मैंने आज चाहता था कि आपको थोड़ा सा सोचने के लिए कुछ चीज़ दूं। और अगर आप चाहें तो एक नया कल्ट, एक नया फ़िरका शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं, और क्योंकि हमारे कल्ट को बहरहाल फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, मजाक की बात है। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि अब मैं एक मिसाल से शुरू करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं 100% इंटरेस्ट रेट के साथ चार्ज कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर, किसी ख़ास पीरियड के लिए। तो इस सूरत में फ़र्ज़ कर लीजिए मेरे पास जो रेट है, जो रेट परसेंटेज में है, वो हम इसको R%, यानी कि ये जो रेट है ये असल में परसेंटेजेस में होता है। इसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हम इसको सिर्फ R भी लिख सकते हैं, ये कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। चलिए मैं इसको उड़ा देता हूँ। तो ये असल में अगर 10% हो तो ये 10R%, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो याद रखिए कि डेसिमल वैल्यू अगर मैं कहता हूँ कि R.25 है तो उसका मतलब है 25% है, यानी कि ये R जो है वो 25% है और ये 0.25 होगा। और कितनी मरतबा मैं इसको कंपाउंड करूंगा ओरिजिनल रकम को, ओरिजिनल नंबर को, या यूं कह के प्रिंसिपल अमाउंट को। अब फर्ज कीजिए कि मैं वही $1 वाली अगर बात करूं तो ये P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हो जाएगा 1, ये P क्योंकि बाहर है प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके बाद ये जो परसेंटेज मैंने ली है ये रेट, और डिवाइडेड बाय कितनी मरतबा कंपाउंड कर रहा हूं यानी कि n, और वही n जो है वो इसकी पावर बन जाएगा। अब अगर ये 10% हो तो फिर यहाँ पर r की जगह 10 हो जाएगा, यानी कि r इक्वल 10%, यानी कि ये 0.1 हो जाएगा। और n अगर 2 हो यानी कि 2 पीरियड्स मैं काउंट कर रहा हूँ तो ये फिर ये 2 पीरियड्स के लिए ये हो जाएगा, यानी कि 2 मरतबा मैं इसको कंपाउंड करूंगा। तो पूरे जो पीरियड है, अगर फर्ज कर लीजिए मैं कहता हूँ ये n, दरअसल हर n जो है वो 6 महीने के पीरियड को जाहिर करा, तो फिर ये हो जाएगा P परसेंट। मैंने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $50 का मैंने कहीं से लोन लिया या किसी को लोन दिया है, और ये रेट जो तय किया गया है वो 10% तय किया गया है। तो एक पीरियड के बाद जो अमाउंट होगी, जो कि हमने यहाँ कहा कि 6 महीने है, जो कि n = 6 मंथ्स के बराबर है, तो 50 प्लस ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट में उसके बाद ये n जो है हमारे पास, ये r हमारे पास 10% यानी कि 0.1 है, n हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 10% डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद ये ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं 50 को बाहर निकाल लूंगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 10% जो कि दरअसल 0.1 है डिवाइडेड बाय 2,
ये पहले पीरियड के बाद, यानी कि यूं कह के 6 महीने के पीरियड के बाद, अरसे के बाद ये अमाउंट होगी। अब दूसरे पीरियड यानी कि दूसरी शिशमाही की अगर हम बात करेंगे, दूसरे 6 महीने की बात करेंगे, तो ये अगर मैं इसको कहूं ये x है, तो उसमें हो जाएगा x प्लस 10% डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x। 3 के ये बाहर निकल आएगा तो ये 10% ओवर 2, ये x बाहर आ गया और ये था x। अब अगर मैं इसको 2 साल 3 साल यानी कि यूं कह के मैं बड़े अरसे के लिए कर रहा हूं, तो फिर ये कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस मेरे पास ये टर्म जो है ये बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब मैंने इसको कितने 2 साल के लिए मैंने इसको किया, तो ये 1.1, जैसे कि मैंने कहा था कि 10% जो 0.1 के बराबर था, रेज़ टू द पावर 2, ये हो गया मेरे पास 2 साल के लिए। अब आप जो है इन नंबर्स की मदद से मैं चाहूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिए दोबारा से, और चाहे तो खुद कैलकुलेट कर लीजिए। ये दरअसल ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशंस एक ही हैं। एक में हमने जनरलाइज फॉर्म ली है और एक में हमने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए एग्जाम्पल लिए, बाकायदा उसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यूज रखी हैं। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब फर्ज कीजिए कि फाइनल अमाउंट यानी कि वो रकम जो कि मैंने आपसे या किसी बैंक से उधार ले रखी है, वो मैंने कहा कि ये फाइनल पेमेंट जो है वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन रेज़ टू द पावर एन। तो अब अगर मुझसे ये कहा जाता है कि फाइनल पेमेंट जो है, ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो ये फाइनल पेमेंट के लिए कुछ होगा आर ओवर एन, सॉरी मैं गलत किया, मैं इसको यहीं पर आगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस आर ओवर एन। अब ये मैं और जनरलाइज फॉर्म की तरफ जा रहा हूं, ये हो जाएगा रेज़ टू द पावर n, ये वो फाइनल पेमेंट होगी। तो 1 ओवर x को अगर मैं कहूं r ओवर n के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि n बराबर है x टाइम्स r, मैंने दोनों साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। तो अब इस सूरत में अब ये कहता हूं कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है, यानी n अप्रोचिंग इन्फिनिटी वाली बात आ रही है, तो फिर x भी वो इन्फिनिटी पे पहुंच रहा होगा, क्योंकि r तो बहरहाल एक कांस्टेंट है, r में कोई तब्दीली नहीं आएगी, एक फिक्स्ड रेट है। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे पहुंचेगा वैसे वैसे x भी इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसको अगर मैं x की फॉर्म में तब्दील करूं तो जगह लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x और टू द पावर, अब ये जो n है, ये n हो जाएगा x टाइम्स r, x r के बराबर हो जाएगा। और जब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम एक पावर को सबकी पावर ले सकते हैं। तो x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर x, अब ये इस पूरे के पूरे की पावर जो है वो r, यानी कि रेट r जो है वो इसकी पावर बन जाएगा। मैं खास वजह से खास संत में आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो r है, ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट है, तो इसको मैं बाहर लेके जा सकता हूं। तो ये जगह लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू द पावर x, और ये पूरे के पूरे की पावर हो जाएगी r, पूरे के पूरे की पावर r हो जाएगी। और ये जो चीज है, ये चीज क्या है, ये होती है e, और ये हमने पहले पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, 2-3 वीडियोस में, कि ये दरअसल ये e है और e टू द पावर r के बराबर हो जाएगा। यानी कि फाइनल पेमेंट जो है, अगर मैं रीराइट करना चाहूं फाइनल पेमेंट को, तो और 1 साल में के अरसे पे कंटिन्यूसली इसको मैं कंपाउंड करना चाहूं, तो ये जो है ये और 10% रेट हो, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 0.1। ये जो बीच में जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा, और मैं p लगाना भूल गया, p मुझसे कहीं रह गया था, तो ये p से इस तरह से मल्टीप्लाई होगा और p टाइम्स e रेज़ टू द पावर द रेट, यानी कि जो रेट है वो पावर बन जाएगा e की, और इसकी मदद से मैं जो है फिर
मालूम कर सकूंगा कि मेरे पास फाइनल पेमेंट कितनी है। बहरहाल मेरे इस वीडियो का टाइम अब खत्म होने वाला है, 10 मिनट पूरे होने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के मौजू पर मजीद बात करूंगा।